नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। बीए भाग 1 के सत्र क्रमांक 2 के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में जो पाठ्यक्रम लगाया गया है उस पाठ्यक्रम के अनुसार पहली कहानी जो है मलबे का मालिक हमने देखी है, उसको विस्तार से हमने समझ लिया है। पिछले लेक्चर में हमने हमारे पाठ्यक्रम का दूसरा जो पाठ है ऐतिहासिक कहानी अहिल्याबाई, जिसको वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा है, इनके संदर्भ में हमने वृंदावन लाल वर्मा जी का परिचय भी देखा है। साथ ही साथ पिछले लेक्चर में, यहाँ के पहले लेक्चर में हमने रानी अहिल्याबाई के संदर्भ में, उनके पारिवारिक स्थितियों के संदर्भ में, उनके सामाजिक कार्य के संदर्भ में विस्तार से जानकारी ली है। पिछले लेक्चर में हमने रानी अहिल्याबाई से संबंधित जितनी भी ऐतिहासिक तथ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसका हमने जिक्र किया है। मैंने फलक पर जानबूझकर उसकी आकृति बनाकर जो है उनसे संबंधित जो भी कुछ बातें हैं या जो भी कुछ तथ्य है उनका जिक्र यहाँ पे मैंने विस्तार से किया है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए इस कहानी के माध्यम से वृंदावन लाल वर्मा रानी अहिल्याबाई के संदर्भ में जो भी कुछ चित्रण करते हैं या रानी अहिल्याबाई से संबंधित जो भी ऐतिहासिक प्रसंगों, घटनाओं तथा उनके कार्यों का जो चित्रण कर रहे हैं उसको थोड़ा सा हम कथानक के तौर पर या कथा वस्तु के तौर पर जो है हम समझने वाले हैं। अर्थात आज हमें वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी गई अहिल्याबाई नामक जो कहानी है उसकी कथा वस्तु को समझना है। मैं ये कोशिश करूंगा कि ये कथा वस्तु जो है उनके द्वारा लिखी हुई कथा वस्तु जैसे कि वैसे आपको सबसे पहले सामने लाई जाए और उसके आधार पर उन्हें क्या कहना है उसका विश्लेषण जो है मैं इस कथानक को या कथा वस्तु को समझाने के पश्चात या प्रस्तुत करने के पश्चात जो है आपके सामने रखूंगा, ताकि वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक कहानीकार के रूप में, ऐतिहासिक रचनाओं के लेखक के रूप में वहां पे हिंदी साहित्य के अंतर्गत जाने जाते हैं और उनकी जो भी कुछ चित्रण की पद्धति है या लेखन की पद्धति है उस पद्धति को भी हमें समझना है। मैं ये कोशिश करूंगा कि उनके द्वारा इस कहानी में जो भी कुछ लिखा गया है वो बातें, वो कथानक जो है मैं आपके सामने रखूंगा। आइए हम जानते हैं अहिल्याबाई से संबंधित जो वृंदावन लाल वर्मा जी ने जो कथानक लिखा है उसको हम देखेंगे। देखिए, अहिल्याबाई को कई चिंताएं घेरने के लिए बढ़ती आ रही थी, परंतु उनका सामना करने हेतु मानो वह दिन प्रतिदिन अपना संतुलन अधिक स्थिर करती चली जा रही है। अब देखिए, मैंने रानी अहिल्याबाई से संबंधित या उनके साथ जो भी कुछ घटनाएं घटित हुई है उसको लेकर पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा सा आगाह किया है और उसके आधार पर इस कहानी को समझ लीजिएगा, क्योंकि इस कहानी में ऐसे कुछ चित्रण आएगा या ऐसा कुछ प्रसंग आएंगे, उन प्रसंगों को हमें थोड़ा सा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर थोड़ा सा समझना है। तो रानी अहिल्याबाई के बारे में जब यहाँ पे लिखा जा रहा है तो यहाँ पे वृंदावन लाल वर्मा शुरुआत में ही लिखते हैं कि रानी अहिल्याबाई के सामने बहुत सारे संकट जो है, बहुत सारी चिंताएं जो है उनको सताने लगी थी और वो चिंताएं बढ़ रही थी, लेकिन दिन प्रतिदिन जो है रानी अहिल्याबाई का जो संतुलन है अधिक स्थिर और अधिक संयमी प्रशासक के तौर पर राजकार्य को अधिक सक्षम तरीके से चलाने के तौर पर वहां पे वृद्धिंगत हो रहा था। उनका दामाद यशवंतराव फणसे बीमार पड़ा। उनका जो दामाद है, हमने उनका परिचय देखा है, यशवंतराव फणसे बीमार पड़ा। ज्योतिषियों ने ग्रह बुरे बतलाए और कुग्रहों की शांति के साधन सुझाए। मतलब रानी अहिल्याबाई के जो दामाद है यशवंतराव फणसे किसी बीमारी के कारण जो है वहां पे बीमार पड़े हैं और राज दरबार में होने वाले जितने भी ज्योतिषी हैं उनके द्वारा बताया गया कि उनके ग्रह जो है बुरे हैं, तो उनकी शांति के लिए हमें उपाय करने होंगे। तो ये साधन वो सुझाते रहे, वो व्यवहार करने के लिए बाध्य हुई। अर्थात अपने दामाद को बचाने के लिए ज्योतिषों द्वारा जो भी कुछ उपाय सुझाए गए उसको उन्होंने अपनाया और करने की कोशिश की। होलकर सेना की कमजोरी और सिंधिया सेना की सर्वमान्य सबलता का अंतर उनके अवलोकन में आया। अब देखिए, रानी अहिल्याबाई जब उन्होंने राजगद्दी पर अपना राजकाज शुरू किया और राजकाज शुरू करने के पश्चात उनको ये मालूम था कि हमारा साम्राज्य और हमारे शत्रु का साम्राज्य जो है दोनों की तुलना करेंगे तो बहुत हद तक हमारे भीतर जो है कमियां हैं। तो
होलकर साम्राज्य की जो सेना है वो थोड़ी सी कमजोर थी और इनके जो दुश्मन कह लीजिएगा या इनको युद्ध के लिए ललकारने वाले जो राजा है सिंधिया सेना, ये थोड़ी सी होलकर सेना से बलाढ्य थी, सर्वमान्य सबलता उनके पास थी। ये बात जब रानी के ध्यान में आया, रानी अहिल्याबाई के ध्यान में आया, तब सिंधिया सेना के एक बड़े भाग का निर्माण और संयमन डिबॉय नाम का फ्रांसीसी जनरल कर रहा था। तब ये बात जब रानी अहिल्याबाई ने ये जानने की कोशिश की कि फ्रांसीसी सेना इतनी सर्वबल कैसी है, तो उसके पीछे ये वजह थी कि उस सिंधिया सेना का बहुत बड़ा काम जो है, या उसके निर्माण का काम जो है, उसके संतुलन का काम जो है, संयमन का काम जो है, डिबॉय नामक एक फ्रांसीसी जनरल कर रहा था। उन्होंने दादुरनेत नाम के फ्रांसीसी विशेषज्ञ को यूरोपीय ढंग पर पलटने बनाने का काम सौंपा। तब वहां पे डिबॉय नामक फ्रांसीसी वहां पे काम कर रहा है सिंधिया सेना के लिए। तो रानी अहिल्याबाई ने भी दादुरनेक नामक एक फ्रांसीसी विशेषज्ञ जो है हमारी या अपनी सेना को बनाने के लिए, यूरोपीय ढंग से पलटने बनाने के लिए उनके ऊपर ये जिम्मा सौंपा। वेतन उसको 2000 रुपया दिया, महीना तय हुआ। मतलब ये दादुरनेक नामक जो व्यक्ति है, फ्रांसीसी विशेषज्ञ है, उस व्यक्ति को रानी अहिल्याबाई ने अपनी सेना की पलटने बनाने के लिए वहां पे जिम्मा सौंप दिया। और उस व्यक्ति को जो है दादुरनेक को महीने के 2000 रुपए की तनख्वाह जो है या वहां पे तय की गई। सिपाही को 6 रुपए मासिक दिए जाते थे और इसी पलटन में जो सिपाही काम कर रहे थे उनको 6 रुपए मासिक दिए जा रहे थे। ये बात 18वीं शती की है, तो उस प्रकार से इन रुपयों का मूल्य हम समझ सकते हैं। हरकारों और डाकियों को 5 रुपया महीना ही था। मतलब हरकार और डाकिया जो है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो संदेश पहुंचाने वाले जो डाकिया होते हैं, राजदूत जिसको कहते हैं, उनको मात्र 5 रुपए महीना था। आर्थिक विषमता का उस काल में इतनी गहरी जकड़े पकड़े हुई थे कि कोई नहीं मिटा सकता था। मतलब उस समय आए दिन जो है राज्य पर बहुत सारे संकट आने के कारण जो है आर्थिक स्थितियां बहुत खराब हो गई थी और उन स्थितियों से निपटना बहुत मुश्किल हो रहा था। उत्तर में तुकोजी की सैन्य स्थिति बहुत खराब थी। मतलब साम्राज्य के उत्तर में जो तुकोजी जो व्यक्ति थे या उनकी सैन्य की स्थिति बहुत खराब थी। दावा था कि सिंधिया की बराबरी का, अर्थात अब इतने सारे संकट सेना पर होने के बावजूद भी वहां पे सिंधिया सेना के साथ लड़ने का जो जुनून जो है इस होलकर सेना के पास वहां पे निर्माण हुआ था। ये पलटने खड़ी करनी पड़ी और उनके लिए यथोचित सामना भी जुटाना पड़ा। अर्थात बाद में सिंधिया सेना का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये पलटने जो है तैयार करनी पड़ी और यथोचित सामना भी जुटाना पड़ा। वेतन की दर प्रचलित थी, उसी को अहिल्याबाई ने अपना लिया। मतलब सेना के लिए जितना वेतन दिया जाना जरूरी है उतना वेतन जो है वही अहिल्याबाई ने स्वीकार कर लिया और सेना में भर्ती होने के लिए लोगों को वहां पे उत्साहित किया गया। रामपुरा भानपुर के राजपूतों ने फिर सिर उठाया। अब जैसे जैसे अहिल्याबाई का सैन्य बल जो है बढ़ता जा रहा है तो रामपुरा और भानपुर के राजपूत जो सेनानी थे उन्होंने फिर सिर उठाया। किसानों ने उनका साथ देते रहते थे क्योंकि उनके साथ राजपूत जमींदारों का बर्ताव दूसरों की कहीं अपेक्षा अधिक अच्छा था। वे फिर दबा दिए गए। अब देखिए जो भी पास पड़ोस के जितने भी अन्य शासक थे वो भी धीरे धीरे जो है सर उठाने की कोशिश करते थे और उस पास पड़ोस के जितने भी किसान हैं ये भी उन राजपूतों को वहां पे साथ दिया करते थे। अर्थात मुकदमे भी किया करती थी। अर्थात ये रानी अहिल्याबाई के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनके बारे में ये बात महत्वपूर्ण तरीके से बोली जाती है कि रानी अहिल्याबाई के सामने जो भी मुकदमा आता था और मुकदमा लाने वाला और अपराधी जो भी व्यक्ति सामने था उनको ये पता था कि यहाँ पे सही का फैसला वहां पे होने वाला है। अर्थात न्याय का जो भी कुछ उदाहरण है रानी अहिल्याबाई से सीखना पड़ेगा। तो ये बातें जो है थोड़ी सी यहाँ पे आ गई है। मुकदमे भी किया करती थी, कई तो बड़े महत्व के थे। उन्हें न्याय से प्रभावित होकर प्रजा कहने लगी कि अहिल्याबाई के राज्य में बकरी और बाघ एक घाट पर पानी पीते हैं।
अर्थात रानी अहिल्याबाई की न्याय की जो पद्धति है, न्याय देने की जो पद्धति है, सभी राज्य के लोग जो है समझ चुके थे कि जब उनके सामने कोई मुकदमा, कोई दावा वहां पे लिया जाता था तो वहां पे उनका न्याय जो है, ऐसा समझ लीजिएगा कि एक ही घाट पर बकरी और बाघ भी पानी पिया करते थे। मतलब इतना समान न्याय, इतना न्यायोचित न्याय जो है उनके दरबार में वहां पे मिलता था। पूर्व काल में प्रजा प्राय न्याय से वंचित ही रही थी। इसके पहले जो स्थितियां थी न्याय से संबंधित, वो प्रजा जानती थी, अर्थात उनको ये पता था कि इसके पहले किस प्रकार अन्याय हुआ करते थे, लेकिन रानी अहिल्याबाई के साम्राज्य में या इनके राजकाज में किस प्रकार सामान्य से सामान्य लोगों को वहां पे सही तरीके से न्याय मिल रहा था। उनके ससुर सूबेदार मल्हार राव ने घोड़े खरीदने के लिए बहुत सा रुपया लगभग 40 वर्ष पहले उधार लिया था, और उनके जो ससुर थे मल्हार राव होलकर, इन्होंने घोड़े खरीदने के लिए, अर्थात सैन्य बल बढ़ाने के लिए, घोड़े खरीदने के लिए बहुत सारा रुपया जो है वहां पे उधार लिया था। और ये रुपया लिया हुआ जो उसके लिए भी बहुत साल हुए थे, मतलब लगभग 40 वर्ष उधार लिए हुए थे, वह न दे पाए और साहूकार न ले पाया। अर्थात 40 वर्ष से उधार लिया हुआ पैसा जो है मल्हार राव होलकर वापस नहीं कर पाए, और साहूकार भी जो है ये पैसे जो है वापस नहीं ले पाया। दोनों का देहांत हो गया। अब देखिएगा कि स्थितियां क्या बनी है। एक साहूकार से मल्हार राव होलकर जी ने 40 साल पहले वहां पे पैसे लिए हैं, अब मल्हार राव होलकर भी उनको वो पैसे लौटा नहीं पाए, और वो साहूकार भी जो है मल्हार राव होलकर से वो पैसे वापस नहीं ले पाए। अब दोनों भी व्यक्ति, उनका देहांत हो गया है, दोनों भी व्यक्ति मर गए हैं। साहूकार के पौत्र ने अहिल्याबाई के सामने दावा पेश किया। उस साहूकार का जो पौत्र था, अर्थात बेटी का जो पुत्र होता है, उसने ये दावा पेश किया कि उन्होंने हिसाब किताब देकर तुरंत पूरा पैसा जो है उस पौत्र को जो है, उस साहूकार के पौत्र को जो है चुका दिया है। मतलब न्याय की प्रतिमूर्ति के रूप में रानी अहिल्याबाई के संदर्भ में जब ये बातें कही जाती है तो ये सभी उदाहरण उनको लागू हो जाते हैं कि किस प्रकार उनके दरबार में सही का फैसला हुआ करता था, किस प्रकार उनके दरबार में जो भी कुछ सही है उसको ही वहां पे सर्वमान्य किया जाता था। तो ये एक उदाहरण जो है साहूकार से लिए पैसों के आधार पर हम वहां पे समझ सकते हैं। दूसरे बहुत सारे उदाहरण जो है इस कहानी में आ गए हैं। एक राजपूत का देहांत हुआ। अब ये राजपूत घराने का एक व्यक्ति जो है उसका देहांत हुआ है, उसकी मृत्यु हुई है। पुत्र अल्पवयस्क था, उसका जो बेटा है वो थोड़ा सा कम उम्र का था, अर्थात 18 साल उसको पूर्ण नहीं हुए थे। राजपूत का रसोइया प्रबंध करने लगा, अर्थात जब ये राजपूत का मृत्यु हो गई तो उसका एक अल्पवयस्क पुत्र था, और उसके लिए जो रसोइया जो होता है, खाना पकाने वाला जो व्यक्ति होता है, वो सब व्यवस्था देखने लगा। रसोइया निसंतान मर गया। अब रसोइया जो है वो उस पुत्र की जो देखभाल कर रहा था वो भी वहां पे मर गया है, उसको भी कोई वहां पे संतति नहीं हो पाई, निसंतान मर गया। 400 रुपए से ऊपर नगदी छोड़ी, अर्थात वो जो रसोइया था उसने अपनी जो भी कमाई थी उससे जो भी बचत करके उसने जो पैसे संभाल के रखे थे, लगभग 400 रुपए जो है उस रसोइया के पीछे बच चुके थे। परगना अफसर ने बेवारिस जायदाद समझकर सरकारी खजाने में रुपए जमा कर दिए। अब उस परगाने का जो भी कुछ, उस प्रदेश का जो भी कुछ अधिकारी था, उस अधिकारी ने ये 400 रुपए जो भी कुछ बाकी पड़े थे या उस रसोइया के पीछे पड़े थे, वो लावारिस जायदाद या बेवारिस जायदाद समझकर जो है सरकारी खजाने में उस रुपयों को जमा कर दिया। अहिल्याबाई के सामने ये मामला पहुंचा। अब देखिए, जब अधिकारी के द्वारा ये रुपए सरकारी खजाने में जमा कर दिए गए तो बाद में जो है ये रुपया पाने के लिए एक दावा जो है, ये मामला जो है रानी अहिल्याबाई के सामने आ गया। रुपया मृत राजपूत का पाया गया। अब ये जो रुपया है वो जो बच चुका था या सरकारी खजाने में जमा कर दिया था, ये रुपया जो है राजपूत मृत जो मरा हुआ जो राजपूत था उसका पाया गया। उन्होंने राज्य के दस्तूर के अनुसार चौथाई काटकर आने पाई से बाकी का मृत राजपूत के पुत्र को लौटा दिया। अब देखिए, जो भी कुछ रुपए पाए गए थे, 400 रुपयों में से जो भी कुछ उसका चौथाई जो है हिस्सा जो है
राजकाज का मतलब राज के दस्तूर के अनुसार जो है उसकी काट दिए गए और बाकी के सभी रुपए जो है वहां पे उस मृत राजपूत के बेटे को लौटा दिए। मतलब किसी के द्वारा प्राप्त संपत्ति के ऊपर भी किस प्रकार रानी अहिल्याबाई उस पर किसका सही मायने में अधिकार है, ये भी न्याय की जो उनकी ताकत थी या उनकी जो अपनी पद्धति थी उसको भी हम सभी इस उदाहरण से समझ सकते हैं। अगला एक उदाहरण इनके संदर्भ में वहां पे दिया गया है। दो भाई थे, दोनों बहुत दिनों से अलग अलग रहते थे। मतलब दो भाई थे और दोनों बहुत दिनों से अलग अलग रह रहे थे। एक बाहर चला गया, बरसों बाद लौटा। अब दो भाई होने के बाद जो है वहां पे दोनों अलग अलग रह रहे थे और एक जो है बाहर चला जाता है और बहुत सालों बाद जो है वापस लौटता है। उसे चोरी के अपराध में पकड़ लिया गया और जो वापस आ जाता है उसको बाद में वहां पे चोरी के अपराध में जो है पकड़ लिया जाता है। चुराए माल का मूल्य केवल 8 आना था। उसने जो भी कुछ चुराया हुआ माल जो है उसकी कीमत लगभग 8 आना था। इस अपराध में दूसरे भाई का 1000 रुपए से ऊपर सरकारी पदाधिकारी ने जब्त कर लिया। अब जो बहुत सालों से बाहर था और बहुत सालों बाद वापस आ गया है और उस वापस आए हुए भाई को जो है चोरी के अपराध में वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया और उस गिरफ्तारी की रकम जो है या जो भी उसके पास माल मिल गया था वो लगभग 8 आने के कीमत का था। और उसका जो वहां पे रहने वाला पहले से रहने वाला जो भाई था उसके पास से वहां पे सरकारी पदाधिकारी ने लगभग 1000 रुपए जब्त कर लिए। अहिल्याबाई ने सरकारी पावना काट कर रुपया लौटा दिया। अब देखिए रानी अहिल्याबाई ने जो भी सरकारी दस्तूर थे या सरकार के जो कायदे कानून थे उसके अनुसार उसमें से पावना काटकर जो है या उस रकम से जो भी कुछ हिस्सा आता है सरकार की तिजोरी में भरने वाला वो पावना काटकर जो है बाकी की रकम जो है उस व्यक्ति को जिसने 1000 रुपए भरे थे या जिसके 1000 रुपए जब्त कर लिए गए थे उसको लौटा दिए। मतलब ऐसे कई सारे मुकदमे, ऐसे कई सारे मामले जो है रानी अहिल्याबाई ने हाथों हाथ वहां पे निपटा दिए थे और उनकी ये जो पद्धति थी या उनकी कुशलता थी इससे हम सभी जान सकते हैं कि उनकी न्याय की जो भूमिका रही है या राज दरबार में वो किस प्रकार न्याय के रूप में स्थापित हो रही थी। ये सभी बातें तत्कालीन समय के जो भी कुछ जनता थी या वहां के जो लोग थे वो भली भांति जानते थे। इसलिए कहा जाता है कि रानी अहिल्याबाई के दरबार में या उनके न्याय के सामने या न्याय के बारे में कहा जाता है कि उनके घाट पर जो है बकरी और बाघ एक साथ पानी पीते हैं। इसका मतलब यह है कि बकरी को भी डर नहीं है और बाघ भी जो है चाल नहीं कर सकता। तो ये इतनी अच्छी पद्धति जो है या इतना अच्छा माहौल जो है रानी अहिल्याबाई ने न्याय के संबंध में वहां पे अपने साम्राज्य में शुरू किया था। एक दिन और एक वहां पे उदाहरण वहां पे सामने आ जाता है, इस कहानी में दिया गया। एक का 1200 रुपए ऊपर इसलिए सरकारी खजाने में जमा कर लिया गया था कि वो बेवारिस मरा है। मतलब एक व्यक्ति था जो बेवारिस मर गया और लगभग 1200 रुपए से ऊपर की रकम जो है वो रकम जो है बेवारिस के तौर पर सरकारी खजाने में जमा कर दी गई। बाद में क्या हुआ देखिए, मृत व्यक्ति का एक भाई दावेदार हुआ। मतलब बाद में उस जो मरे हुए व्यक्ति का एक भाई जो है कई दिनों बाद जो है उसका दावेदार हुआ। अहिल्याबाई ने रानी अहिल्याबाई ने प्रमाण ढूंढे, जिसने दावा किया है उससे संबंधित मरे हुए व्यक्ति का सही मायने में क्या संबंध है। उन्होंने जांच पड़ताल की और प्रमाण मिलने के पश्चात वो संतुष्ट हो गई। मतलब उनको ये निश्चित पता चल गया कि जिसने दावा किया है कि उसका दावा सही है।
सरकारी चौथ काटकर उन्होंने वारिस को आने पाई से कुल रुपया लौटा दिया। मतलब सरकार का हिस्सा उसमें से काट कर जो है उन्होंने वारिस को सभी रुपये जो है वहां पे लौटा दिए हैं। मतलब आर्थिक मामलों में न्याय के जो भी कुछ मामले थे उसके संदर्भ में रानी अहिल्याबाई ने हमेशा वो दरियादिली जो है दिखाई है और लोगों को जो है उस राज दरबार में या उस सरकार के तौर पर जो भी कुछ कायदे कानून बनाए थे उसमें किस प्रकार सहूलियत दी गई थी, ये बातें उदाहरण से हम समझ सकते हैं। अगला एक उदाहरण, खानदेश से शिकायत आई कि लुटेरों ने बड़ा उधम मचा रखा है। खानदेश हम जानते हैं कि यहाँ पे विदर्भा के पास ये इलाका आ जाता है और वहाँ पे एक शिकायत पहुंची कि लुटेरों ने जो है वहाँ पे बहुत बड़ा उधम मचा रखा है, भारमल दमन के लिए भेजा गया है। अर्थात भारमल जो है एक व्यक्ति जो है इन लुटेरों के रूप में वहां पे भेजे गए हैं। उसे संदेह हुआ कि खानदेश स्थित अपने ही रिसाले के एक पदाधिकारी ने लुटेरों का साथ दिया है। अब भारमल नामक जो व्यक्ति है जांच पड़ताल के लिए वहां पे भेज दिया गया कि आखिर मामला क्या है, ये लुटेरे इतना उधम क्यों मचा रहे हैं, किनका जो है इसके पीछे हाथ है। तो भारमल व्यक्ति वहां पे जाता है और भारमल को संदेह होता है कि खानदेश स्थित अपने ही रिसाले अर्थात रानी अहिल्याबाई के रियासत के सरकार के जो भी कुछ नुमाइंदे थे या जो भी कुछ अधिकारी थे या राज कारभार से संबंधित लोग थे जिसको रिसाले कहा गया है, वही लोग जो है इन लुटेरों का साथ दे रहे थे। वही पदाधिकारी जो है उन लुटेरों का साथ दे रहे थे। भारमल ने उस पर 400 रुपए जुर्माना किया। मतलब जो भी ऐसे पदाधिकारी मिले जो इन लुटेरों को साथ दे रहे थे, भारमल ने उनको जो है 400 रुपए का जुर्माना जो है वहां पे तय किया। वसूली खजाने में दाखिल कर दी गई। वसूली जो है जो भी वसूली उनसे हो गई वो सभी खजाने में दाखिल कर दी गई। पदाधिकारी ने अहिल्याबाई के सामने जाकर गुहार की। अब बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी थे कि उनका कोई भी संबंध जो है इन लुटेरों के साथ नहीं था, लेकिन भारमल नामक व्यक्ति ने जो है उनसे जो है ये रुपया हड़पा लिया था और सरकारी खजाने में जमा कर दिया था। तब ये पदाधिकारी जो है बाद में रानी अहिल्याबाई के सामने गुहार लगाते हैं, दरख्वास्त रखते हैं, दावा पेश करते हैं, तो उन्होंने उसे निर्दोष पाया। जब ये मामला सामने आया तो रानी अहिल्याबाई ने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ये उनको मालूम हो गया कि कुछ अधिकारी जो है या कुछ पदाधिकारी जो है सही मायने में उनका संबंध जो है इन लुटेरों के साथ नहीं है। तो रानी अहिल्याबाई को यह विश्वास हो जाता है कि ये संबंधित अधिकारी जो है निर्दोष है। भारमल की आज्ञा रद्द कर दी गई। अर्थात भारमल ने जो आदेश दिया था उस आदेश को वहां पे रद्द कर दिया गया और खजाने से पूरा रुपया उसे लौटा दिया। अर्थात जिन पदाधिकारियों के रुपए जो है वहां पे लिए गए थे और उनको भारमल के आदेश के आधार पर जब्त कर लिया गया था, तो वो सभी रुपये जो है पदाधिकारियों की जांच पड़ताल करने के बाद जो है रानी अहिल्याबाई ने उनको लौटा दिया था। मतलब ये आर्थिक स्थितियों से संबंधित न्यायोचित उनकी जो भूमिका है, अब तक हमने ये जितने भी उदाहरण वहां पे देखे तो आर्थिक स्थितियों से संबंधित हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक राज करने वाली व्यक्ति जो है, राज शासक जिसको कह सकते हैं, वही व्यक्ति जो है जन सामान्य को किस प्रकार न्याय दिलाने के लिए या न्याय के लिए ही वहां पे किस प्रकार काम कर रही थी। ये सभी बातें अब तक जो भी कुछ जितनी भी बातें यहाँ पे आई है उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब तक हमने ये रानी अहिल्याबाई से संबंधित ये आधा हिस्सा देखा है। इसके आगे की कहानी जो है हम अगले लेक्चर में देखेंगे और वहां से हम आगे देखेंगे कि रानी अहिल्याबाई प्रशासक के तौर पर तो एक उत्तम प्रशासक थी ही, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक कार्य या उनके द्वारा समाज कल्याण के, जन कल्याण के जितने भी कार्य हैं वो किस प्रकार संपन्न हुए हैं वो आगे के कहानी में वहां पे हमें देखने को मिलता है। तो मुझे बताना यह है कि इतिहास में ऐसे बहुत सारे महान प्रशासक होकर गए हैं। उन महान प्रशासकों में से एक प्रमुख प्रशासक रानी अहिल्याबाई है, जिन्होंने जनता को ये विश्वास दिलाया और वही बात मैं फिर से दोहराता हूं, जिन्होंने जनता में ये बातें फैलाई कि रानी अहिल्याबाई के दरबार में या वहां पे बाघ और बकरी जो है
एक ही घाट पर पानी पीते हैं। इसका मतलब यह है कि बकरी को कभी डर नहीं था कि मैं जो दावा पेश कर रही हूं उसका मुझ पर अन्याय होगा, या कोई बाघ जो है उस बकरी पर चाल नहीं कर सकता था। मतलब इतना अच्छा माहौल जो है रानी अहिल्याबाई ने अपने दरबार में वहां पे बनाया था और लोगों को न्याय दिलाने का काम जो है वहां पे किया है। हम इसके आगे की बातें अगले लेक्चर में हम देखेंगे और उसके बाद इस कहानी के माध्यम से वृंदावन लाल वर्मा क्या कहना चाहते हैं, साथ ही साथ परीक्षा की दृष्टि से भी ये कहानी किस प्रकार हमें समझनी है, ये भी बातें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।